Hello, future CS. This is CS per single this side, and I welcome you to day 13 of killing your fear of assessment procedure. तो देखो, अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं ज्यूरिसडिक्शन से। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? हमने अभी तक बहुत बार सुन लिया है ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन, बट क्या है ये? आपको इतना तो पता ही है, ज्यूरिसडिक्शन एक एरिया है जो कि आता है एक एओ के अंडर या कि कोई भी डिपार्टमेंट के अंडर, या आप कह सकते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंडर में जो एरिया आता है उस एरिया को बोलते हैं कि यस, ये उसका ज्यूरिसडिक्शन है। यानी कि अगर मूवीज की भाषा में बोलूं तो ए बेटा ये तेरा अड्डा है ना। तो जो भी एरिया किसी के भी पावर के अंडर में आता है, जहां पे वो पावर यूज कर सकता है कोई ऑफिशियल, उस एरिया को बोलते हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन। तो सेक्शन 120 बोलता है ये जो ज्यूरिसडिक्शन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी की देखी जाए तो उस केस में ये अलॉट करी जाएगी उसको, या तो एरिया के बेसिस पे जैसे पिन कोड हो गया, या फिर बोला जा सकता है कि तुम एक पर्सन या फिर किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए देखो, यानी कि बोला जाएगा कि तुम कंपनीज के लिए देखो बस, है ना। या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए मतलब सब कुछ अलॉट करेंगे, सब सब तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो किसी भी वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं उसके। ठीक है, इनकम या क्लास ऑफ इनकम के बेसिस पे भी एलोकेट कर सकते हैं क्या, जैसे पीजीबीपी के लिए बोल दिया, किसी को बोल दिया तुम सैलरी वाला को देखो, किसी को बोल दिया तुम कैपिटल गेन्स ज्यादा देखो। फिर बोल दिया कि तुम्हें कुछ केसेस देते हैं, क्लास ऑफ केसेस देते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लाइक सीए बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया तुम इसके लिए देखो, या किसी को बोल दिया कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आप इनके टैक्सेशन को अच्छे से समझते हो तो तुम इनको देखो, इनके केसेस को एसेस करो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है, कौन कौन एओ के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया एओ का ज्यूरिसडिक्शन इस तरह से एलोकेट कर दिया। अब उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, उसके अंदर वो लोग आ जाएंगे एओ उनके ऊपर, किसी भी ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी एक्सरसाइज करवाएगा पावर को, जो कि उस एओ के एरिया में अपना बिजनेस प्रोफेशन चला रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आपकी दुकान है ना, वहां पे आपका ऑफिस है। ठीक है, तो जहां भी आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, आपका शोरूम है, तो जहां भी वो ऑफिस है वो एरिया का जो एओ होगा आप उसके अंडर आओगे, है ना। या फिर मान लो आपका एक ऑफिस तो यहाँ है, आपकी फैक्ट्री अलग है, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो ऑफिस वाला है, यानी कि सिटी ए है और ये फैक्ट्री सिटी बी में है। तो इस केस में आपका बिजनेस कैरी ऑन तो बी में हो रहा है, लेकिन आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ए में है ना। तो ए आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला भी एओ जो है उसके अंडर में भी आप आओगे, तो आप दो एओ के अंडर में आ गए हो। अब ए के अंडर में भी आ गए, इस केस में बी के अंडर में भी आ गए। तो जब भी ऐसा होगा कि आप एक या दो या उससे ज्यादा एओ के अंडर में आ जाओगे, और पता है एक कंफ्यूजन और कैसा सकती है, क्योंकि जहां पे आप रिसाइड कर रहे हो वो भी एरिया, उस एरिया का एओ भी आपके ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है पावर। जैसे कि मान लो ए में तो आपका ऑफिस है, बी में उसकी फैक्ट्री है, सी में वो खुद रहता है, सी में उसकी हाउस प्रॉपर्टी और रहता है। ये तो तीन तीन ए हो जाओगे तीनों वजह से। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये जो डिस्प्यूट हो रहा है एओ का ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर, तो ये लोग अपने अपने हायर अथॉरिटीज के पास जाएंगे और वो हायर अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे कि कौन से एओ इस पर्सन का असेसमेंट करेगा और इस पर्सन के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज आती है कि अब ये तो पर्सन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब वो पर्सन क्या कह सकता है कि अरे तुम मेरे एओ नहीं हो सकते हो, तुम नहीं हो मेरे एओ, मेरा एओ वो होगा, ये होगा। क्या वो पर्सन कह सकता है कि नहीं, ए में मेरा ऑफिस है, मैं तो यहाँ बैठता हूँ तो यहाँ वाला एओ हो, मैं तो रहता बी, मेरा फैक्ट्री तो बी में है, मेन काम तो वहां हो रहा है, वहां वहां वाला ए होना चाहिए। या फिर वो ये भी तो कह सकता है कि मैं तो रहता सी में हूँ, सी वाला हो। कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो हायर अथॉरिटी ने जब क्लियर किया उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे असेसी भी लड़ सकता है कि नहीं, तुम मेरे एओ कैसे हो सकते हो, मेरा एओ तो दूसरा वाला होएगा। तो क्या तो इसको ना क्वेश्चन के बेसिस पे दिया गया, तो वहीं पे वही मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है बस। क्या बोलता है क्वेश्चन की, एग्जामिन करो करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट की द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एओ कांट बी ऑब्जेक्टेड बाय एसएससी। क्या एसएससी ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं तुम नहीं हो मेरे एओ, ये होगा, ये तुम हो ही, तुम मुझे नहीं पता कौन होगा लेकिन तुम नहीं हो। तो क्या ऐसे एसएससी ऑब्जेक्ट कर सकता है? तो यहाँ पे ये तो बोलता है स्टेटमेंट की नहीं कर सकता, लेकिन असलियत में बताओ तो कर सकता है। ऑब्वियसली एसएससी के पास भी उसके पूरे पूरे राइट्स हैं। तो यस, एसएससी कैन आल्सो चैलेंज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, और सही स्टेटमेंट क्या है कि यस, वो एसएससी ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन कब करेगा चैलेंज, कब करेगा वो देखो, कितने टाइम में करेगा। उसके लिए ना ये तीन सिनेरियोस दे रखे हैं, तीन सिनेरियोस में तीनों सिनेरियोस के अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं। भाई इतनी टाइम लिमिट्स कौन याद करता है यार। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसका एक सार निकाल दिया, पूरी टाइम लिमिट्स को मैंने इतने से में यहाँ पे बंद दिया है। अब देखोगे सिर्फ इतना समझाऊंगा कि पूरी टाइम लिमिट्स आपको याद ही हो जाएगी सीधे सीधे। क्या बोलता है यहाँ पे कि जब भी नोटिस आया, देखो एओ की जुरिसडिक्शन की बात आएगी तो तब आएगी जब नोटिस आएगा, उससे पहले तो आएगी नहीं, है ना। तो जब नोटिस आएगा या फिर कोई भी एक्शन करेगा, तो
जैसे ही नोटिस आया, और अगर वो नोटिस आया है जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उस केस में, तो फिर आपको टाइम जो भी नोटिस में दिया हुआ था, टाइम स्पेसिफाइड, वो टाइम तक आप ज्यूरिसडिक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो एओके। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल करी थी, या बेसिकली रिटर्न फाइल ना करने के केस के अलावा जो भी केस है, जैसे कि यहाँ पे केसेस क्या है, रिटर्न फाइल करी थी, रिटर्न फाइल नहीं करी थी, या फिर सर्च या रिक्वेजिशन हो गया। तो रिटर्न फाइल नहीं करी थी के केस में तो टाइम स्पेसिफाइड है, और अगर रिटर्न फाइल करी थी तो उस केस में आपको नोटिस से 1 महीना दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना दिया जाता है, और 1 महीने के अंदर अंदर आप ऑब्वियसली बात है ज्यूरिसडिक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, ये याद हो गया होगा तो आपको ये पूरा का पूरा आ जाएगा ऑलरेडी। देखो लॉजिकली बता देता हूँ, 139(1) में मान लो आपने आरओआई फाइल करी है, तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास, 142(1) में आपको इंक्वायरी का नोटिस आ सकता है कि भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, डॉक्यूमेंट्स भेजो, इन्फॉर्मेशन भेजो, तो उसका नोटिस आ सकता है। या फिर 143(2) का नोटिस आ सकता है कि शो द कॉज की व्हाई हम आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट ना करें, ठीक है, तो ये नोटिस आ सकता है आपका। तो जब भी ऐसा नोटिस आएगा, तो मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फाइल है तो टाइम स्पेसिफाइड तो नहीं देखेंगे, यहाँ पे 1 मंथ मिल जाएगा ऑब्वियसली। जब भी नोटिस आया उसके बाद 1 महीने तक आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। यार एक बात बताओ, 1 महीना तो आपको दिया जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट ही खत्म हो गया, वैसे होता नहीं है, तो आपको 1 महीना ही मानोगे, लेकिन इन केस एओ ने बहुत जल्दी जल्दी काम कर दिया और असेसमेंट खत्म भी कर दिया 1 महीने के अंदर अंदर, अगर 1 महीने के अंदर अंदर असेसमेंट खत्म कर दिया, तो यार क्या लॉजिक बैठता है, जब असेसमेंट ही खत्म हो गया उसके बाद एओ को ऑब्जेक्ट करने का, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को ऑब्जेक्ट करने का। तो फिर वो बोलता है कि ऑब्वियसली जो भी टाइम पहले आ जाएगा, या ये 1 महीने तक तो कर सकते हो, लेकिन अगर असेसमेंट पहले खत्म हो गया तो फिर असेसमेंट के बाद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये बोलता है दिस और दिस व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है अपना यही वाला केस, अगर आरओआई फाइल नहीं है। अगर आरओआई फाइल नहीं है तो क्या आ सकता है नोटिस, 142(1) में नोटिस आ सकता है कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दो, या फिर 148 में नोटिस आ सकता है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दो, हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करेंगे आपका, है ना। या फिर आपके पास 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का भी शो कॉज नोटिस आ सकता है कि क्यों आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ना करे, तुम तो रिटर्न फाइल ही नहीं करते हो। तो फिर इस केस में क्या बताया था मैंने कि अगर नो आरओआई वाला केस होता है, तो जो भी टाइम स्पेसिफाइड होगा, वो सिंपल सी बात है, टाइम अलाउड फर्निश आरओआई और टाइम अलाउड इन शो कॉज नोटिस, जो भी है इस टाइम के बीच में आप कर सकते, इस टाइम में आप अपने एओ के ज्यूरिसडिक्शन को, अपने नहीं, तुम कह रहे हो किसी और का एओ है, मेरा नहीं है, तो आप उस एओ के ज्यूरिसडिक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो। और सर्च रिक्विजिशन का केस है तो 1 महीने वही बात आ जाएगी। सर्च रिक्विजिशन का सर्विस का नोटिस जब भी सर्व होएगा उसके बाद 1 महीना, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इसके बाद एक चीज देखो, जब भी असेसी ऐसा क्वेश्चन करेगा ना ज्यूरिसडिक्शन का एओ को, तो टाइम लिमिट्स तो ये हैं, अगर इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर देता है और एओ समझेगा कि हाँ शायद ये बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा। अब अगर एओ सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है वो सही कह रहा है, अगर एओ सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, वो केस छोड़ देगा, या फिर दूसरे एओ को, जिसको उसको लगता है कि ये बंदा दूसरा बंदा एओ होगा इसका, जिस मतलब दूसरा एओ जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, तो ये ट्रांसफर कर देगा केस, अगर एओ खुद ही सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता एसएससी की बात से, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाड़ में जा, "अरे, ऐसे नहीं बोल सकता यार, एओ डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता, एओ इतना बड़ा इंसान नहीं है।" तो वो बड़े लोगों के पास जाएगा, बड़े लोगों के पास जाएगा और उनके पास ये मैटर रेफर करेगा, कहेगा कि सर ऐसे ऐसा केस है, मैंने इसका असेसमेंट के लिए नोटिस भेजा था, और इसको जो मैंने नोटिस भेजा, सामने से इसका नोटिस का रिप्लाई आया नहीं, लेकिन वो मेरे पे ही शक करने लगा, कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम सही इंसान नहीं हो, तुम मेरे जुरिसडिक्शन में, मैं तुम्हारी जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता हूँ, तो इस वजह से तुम मेरा असेसमेंट नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है। तो फिर उनके सीनियर कहेंगे अच्छा देख लेते हैं, तो सीनियर्स जो आंसर देंगे उसके बेसिस पे वो केस सुलटाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीनियर्स में कौन-कौन आएंगे, इन असेसमेंट विंग के चारों लोग आ जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन विंग के बड़े-बड़े दोनों दिग्गज पीडीजीआईटी और डीजीआईटी, ठीक है। इसके बाद ये यही बोलता है कि ये स्टेटमेंट जो था क्वेश्चन वाला वो नॉट करेक्ट है, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन आते हैं, ये दोनों बहुत सिमिलरली मतलब रिलेटेड से हैं, बट थोड़ा-सा डिफरेंस है। इसमें से सेक्शन 129 आपको कुछ-कुछ याद आ रहा हो, अगर मैंने ऊपर पढ़ाया था, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लेके नहीं जा रहा। चेंज इन इनकम टैक्स अथॉरिटी, मैंने बताया था कि अगर इनकम टैक्स की अथॉरिटी ही चेंज कर दी गई किसी रीजन से, और वो अथॉरिटी जैसे चेंज हुई है, तो उस केस में असेसी को रीहायर करने का एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। असेसी अपनी बात रखेगा नए एओ के सामने, ताकि वो नया एओ और जो पुराना एओ था वो दोनों सेम पेज पे आ जाएं, ठीक है। तो असेसी को बात करने का मौका दिया जा सकता है। इसमें क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि जब भी इनकम टैक्स अथॉरिटी सक्सीड करती है किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, यानी कि नई इनकम टैक्स अथॉरिटी आ जाती है, बेसिकली क्यों, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन सीजेस, किसी रीजन से ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाता है पुराने वाले का, तो नया वाला एओ आ जाता है
नए वाला अथॉरिटी आ जाता है। तो फिर जो भी नया वाला इनकम टैक्स अथॉरिटी आई है वो कंटिन्यू तो करेगी ऑब्वियसली उसी स्टेज से करेगी जब प्रीडिसेसर ने छोड़ा था, यानी वो शुरू से नया तो नया खत्म शुरू करेगी नहीं ना, ये कहने के कि असेसमेंट अभी खत्म मानो अब नए नए असेसमेंट जो देखने वो देखो, ऐसा नहीं है। तो जिस स्टेज पे पुराना वाला छोड़ के गया था इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो उसी स्टेज पे नया वाला भी सक्सीड करेगा, वही वाला कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर वो कंटिन्यू करेगा तो फिर जो असेसी है, कंसर्न असेसी है, जो असेसी है वो ये डिमांड कर सकता है ना कि यार मेरी भी तो बात सुन लो एक बार, मेरे को भी तो एक बार बात करने दो, ताकि नया वाला जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो पुराने वाले के सेम पेज पे आ जाए। तो वो डिमांड कर सकता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको यहाँ पे रीहियर बोला गया है, बिफोर पासिंग ऑर्डर बाय सक्सीडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी, की भाई आप ऑर्डर पास करो उससे पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 127 भी 129 से काफी रिलेटेड सा है कैसे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीजन कुछ अलग होते हैं। यहाँ पे रीजन ट्रांसफर का नहीं है, यहाँ पे रीजन होता है कि ज्यूरिसडिक्शन सीज हो गई या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर का रीजन नहीं है। लेकिन अगर सीनियर्स ने आपका ट्रांसफर किया है एक केस एक एओ से दूसरे एओ पे जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, पुराना वाला एओ किसी रीजन से गया है, पुराना वाला इनकम टैक्स अथॉरिटी गई है, नई वाली आई है, ठीक है, इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों इनकम टैक्स अथॉरिटी एक ही ऑफिस में है, ये भी पर्सन यहाँ पे है, ये भी पर्सन यहाँ पे है, बट अब पहले तो ये पर्सन जो था, ये वाला एओ ए का असेसमेंट कर रहा था, फिर अब जो पीसीसीआईटी है मान लो, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम नहीं करोगे, तुम तो मुझे लग रहा है इससे घूस खा रहे हो, तुम इसके दोस्त हो, तो तुम इसका असेसमेंट नहीं करोगे, मैं ये केस तुमसे छीन के इस बी को दे दे रहा हूँ। अब ये वाला एओ इस पर्सन ए का असेसमेंट करेगा, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हुआ, सीनियर्स ने, सारे आठों के आठों सीनियर्स कर सकते हैं, ठीक है, सीनियर्स ने ट्रांसफर कर दिया केस एक एओ से दूसरे एओ को। तो फिर अभी ट्रांसफर करने से पहले ना एक बार एसएससी से भी बात कर ली जाएगी, एसएससी को भी मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, वैसे दी जाएगी। लेकिन एक चीज और सुन लो, अगर बिल्कुल बगल बगल में बैठे हुए यानी कि सेम सिटी के एओ को दिया गया, अब एसएससी क्या कह सकता है, एसएससी के पास वैलिड चीजें क्या होंगी कि यार एक बात बताओ, मेरे को ऑफिस आना पड़ता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आना पड़ता है, मिलना पड़ता है, अगर आप मेरे शहर से दूसरे शहर में डाल दोगे तो मेरे को तो बार बार बहुत ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी, मैं नहीं ऐसा कर दे सकता। तो ये बात एसएससी की सही मानी जा सकती है, वो अपॉर्चुनिटी उसको दी जा सकती है बोलने की, और उसके बाद सही मानी जा सकती है। लेकिन लेकिन अगर सेम ही सिटी में है, तो एओ एसएससी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एओ से मिलने के लिए, या सेम टाउन में लोकेलिटी में जब एक ही जगह पे, तो एसएससी को इतनी तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए कि भाई तुम उसी ऑफिस में आ रहे हो, उसी डिपार्टमेंट में आ रहे हो, बस इस पर्सन से ना मिल गए इस पर्सन से मिल लो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में बोला गया अगर ट्रांसफर जो होता है वो सेम सिटी सेम टाउन या सेम लोकेलिटी में होता है, तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये बोलता है कि सेक्शन 130 कहता है जो भी ये जुरिसडिक्शन का सारा काम होगा ना, सब फेसलेस होया करेगा, अब सामने से कुछ नहीं होएगा, ठीक है। वैसे तो आजकल घूस वगैरह वाली बातें रही नहीं है क्योंकि फेसलेस हो गया, लेकिन फिर भी सब चलता है यार, सब होता है ना। इसके बाद आते हैं अपने मस्त से सेक्शन 281 बी पे, क्या बोलता है, प्रोविजनल अटैचमेंट। अरे ये तो पढ़ लिया था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद करते हैं। ये रहा, यहाँ पढ़ा था हमने, रेड के केस में पढ़ा था कि डीम्ड सीजर होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट होता है, इनका डिफरेंस पढ़ा था है। तो यहाँ तो हमने पढ़ा था प्रोविजनल अटैचमेंट, हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, सेम सेक्शन है क्या, नहीं। ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये सेक्शन 132 के अंडर में होता है। इसका पर्पस सेम जो होता है कि टैक्स ही रिकवर करना, इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर करनी है। सिमिलरली अभी जो हम प्रोविजनल अटैचमेंट पढ़ेंगे उसका भी पर्पस यही है कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह रिकवर करने के लिए। लेकिन ये वाला प्रोविजनल अटैचमेंट होता है जब 132 का केस चल रहा होगा, और इसके अलावा किसी भी कोई कुछ केसेस चल रहे होंगे, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा उसी सेक्शन में। जैसे कि मान लो 147 148 में आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का ऑर्डर चल रहा है, ऑर्डर आना है, और लगता है कि यार ये ऑर्डर तो आ जाएगा, टैक्स तो हम बता देंगे दे दो, लेकिन सामने वाला देगा नहीं, तो उस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू बचाने के लिए, टैक्स की रिकवरी के लिए उसकी प्रॉपर्टी को, एसएससी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद करो फिर से ये 132 में है और वो 281 बी में होगा। देखो अब 281 बी पढ़ ही लेते हैं, उसमें थोड़ी सी और डिटेल्स होती हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रोविजनल अटैचमेंट यही होगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया कि ये डिफरेंट है प्रोविजनल अटैचमेंट जो रेड के समय पे होता है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, ये ऑब्वियसली अटैच कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी एक एसएससी की जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट चल रहा हो। ओ अभी हमने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कल पढ़ा था ना, तो जब भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट चल रहा होगा, या फिर अगर पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 एडी 271 आद ये लग रही होगी, और ये कौन सी पेनल्टी है, ये तो हमने पढ़ी भी नहीं, ऑब्वियसली नहीं पढ़ी, तो मैंने ब्रैकेट में दो शब्दों में लिख दिया कि फॉल्स एंट्री करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी की बात करी गई है, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर इन दो चीजों के केस में ऐसा लगता है कि सामने से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ आएगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, हम नोटिस भेजते रह जाएंगे, हम ऑर्डर देते रह जाएंगे, पर कुछ मिलेगा नहीं, तो उस केस में यहाँ पे एओ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को बचाने के लिए पीसीसी आठों के आठों सीनियर्स से अप्रूवल लेके
कोई भी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है एसएससी के। अब सुनो एक चीज, यहाँ पे तो सारे ही सीनियर्स आ गए। जो रेड वाला केस है, कंपैरिजन करते हुए चलूंगा मैं हर चीज का, यहाँ पे जो रेड वाला केस है वहां पे बोला गया था कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग वाले सीनियर 4 आएंगे, वही अप्रूवल दे सकते हैं। यहाँ पे लेकिन असेसमेंट विंग वालों को चारों को भी जोड़ा गया और आठों के आठों सीनियर्स से बोला गया कि यस तुम सारे के सारे प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए अप्रूवल दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे कि जो ये पेनल्टी है ना, अब पेनल्टी और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के केस में तो होगा। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में चाहे 2 लाख का आपकी टैक्स आए, चाहे 10 रुपए का 20 रुपए का टैक्स आए, चाहे आपका 2 करोड़ का आए, चाहे 40 करोड़ का आए, आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन पेनल्टी के केस में एक स्पेसिफिक बोलता है, पेनल्टी अगर ऐसा लग रहा है कि एग्रीगेट पेनल्टी जो लगेगी वो लाइकली टू बी एक्सीडिंग 2 करोड़ होगी, 2 करोड़ से ऊपर लगने के चांसेस हैं, तो उस केस में आप पेनल्टी लगाने से पहले ही अटैच कर लो प्रॉपर्टीज। अच्छा, एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 3 केसेस चल रहे हैं 1 2 3 और उस तीनों में 70-70 लाख की आपकी पेनल्टी लगने की चांसेस लगते हैं, तो टोटल तो आके 2.1 सीआर हो गया। तो एग्रीगेट देखा जाएगा, टोटल 2 करोड़ से ऊपर है तो यस अटैच कर सकते हो, 70 लाख अलग अलग नहीं देखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अब ये कब तक वैलिड रहेगा, अटैचमेंट कब तक वैलिड है। हमने रेड में देखा था 6 मंथ तक वैलिड था, यहाँ पे भी 6 मंथ तक ही वैलिड है, लेकिन रेड में एक्सटेंशन की कोई बात नहीं थी। बट यहाँ पे बोला गया कि सारे के सारे 8 सीनियर जिन्होंने अप्रूव किया था वो एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, लेकिन कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या है एक्सटेंशन का वो भी बता दो। मैक्सिमम टाइम है 2 साल तक एक्सटेंड करो, 6 महीने तो मिलेंगे मिलेंगे, 2 साल और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। वाओ, और पता क्या, अगर असेसमेंट 2 साल के भी बाद खत्म हुआ तो बोला गया कि अगर 2 साल तक तो कर ही लो, है कर सकते हो एक्सटेंड, लेकिन अगर असेसमेंट उसके भी बाद खत्म होता है ना, तो उसके बाद आपको 60 दिन और दिए जाएंगे असेसमेंट के 60 दिन के बाद। तो यानी कि टोटल क्या बोलते हैं, इन टोटलिटी में पढ़ लेता हूँ, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर तो आपका वैलिड रहेगा ही रहेगा, और तो और सारे के सारे 8 सीनियर्स जो है एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स और 60 डेज, 2 इयर्स या फिर 60 डेज आफ्टर डेट ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट। जब आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट हो जाएगा उसके बाद 60 दिन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब एक चीज बताओ, प्रोविजनल अटैचमेंट है, अब यार 2 साल तक तो एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, 6 महीने तक तुम रोक के रख दोगे, मैं क्या काम धंधा ना करूं, अटैचमेंट तुमने कर दिया, अब मेरे को अगर वो प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरे को कुछ भी करना है यार उस प्रॉपर्टी का, मैं कुछ करूं ना, एज एन असेसी बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यस प्रोविजनल अटैचमेंट आपका रिलीज किया जा सकता है। आप एक काम करो, आप मेरे को बैंक गारंटी ला के दे दो, अगर तुमने टैक्स नहीं पे किया तो मुझे को तो सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को तो तुम्हारी एसेट दिखी मैंने रख ली, है ना, मैंने अटैच कर ली, और अगर मेरे को आप बैंक गारंटी ला के दे दोगे तो मेरे को प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम बैंक गारंटी ला दो और वो सब्स्टिट्यूट कर देगी आपके प्रोविजनल अटैचमेंट को। ठीक है, बट बैंक गारंटी जो होती है ना, वो शेड्यूल बैंक से लाना, ऐसे छोटे मोटे बैंकों से मत ले जाना, शेड्यूल बैंक से ही आनी चाहिए वो बैंक गारंटी। ओके, अब ऐसे पूछेगा कितने की लाऊं, अच्छा ये कितने की लानी चाहिए बताओ यार, जितने की सिक्योरिटी पुरानी है उतनी तो एटलीस्ट लाओ। पुरानी सिक्योरिटी कितने की है, वो प्रॉपर्टी की एफएमवी, जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई है उसकी एफएमवी तो तक तो कम से कम सिक्योर्ड है ना डिपार्टमेंट, तो एटलीस्ट उसकी एफएमवी के तो उसकी एफएमवी जितनी अमाउंट की तो बीजी आपको लाके देनी पड़ेगी। या फिर वो ऐसे बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है एफएमवी, इतने का तो टैक्स लगेगा भी नहीं, इतने की तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी भी नहीं, अब क्या करोगे इतनी बीजी का। तो एओ बोलेगा कि ठीक है चलो इतना तो लाओ अमाउंट जो कि सफिशिएंट हो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना तो लाओ। तो वही बात है, हमें कितने की बैंक गारंटी लाके दे देनी है इनको, या तो एफएमवी की एटलीस्ट, और उससे कम लानी है तो इतना लाओ कि सफिशिएंट हो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, अब जैसे एफएमवी की बात आएगी ना तो याद रखो वीओ की बात तो आई जाएगी, यहाँ पे भी यही बोला है रेफर कर सकते हैं वीओ को ये एफएमवी निकालने के लिए, और यहाँ पे रिपोर्ट 30 दिन में देनी है। ओ, यहाँ पे 30 दिन में रिपोर्ट दे देनी है। अच्छा, रिवाइज कर लेते हैं, हमने नॉर्मली सबसेक्शन 142 ए में पढ़ा था, तो नॉर्मल सिनेरियोज में वहां पे हमारे एओ को, जो एओ है वो वीओ को टाइम देगा और वो मैक्स 6 मंथ दे सकता है, लेकिन रेड के केस में हमने देखा था, रेड के केस में 60 डेज दे सकता है, इतने ही मिलेंगे। और यहाँ पे जब बैंक गारंटी आई है और प्रोविजनल अटैचमेंट अटैच्ड प्रॉपर्टी को वैल्यू करना है तो उस केस में तो सिर्फ 30 डेज ही दिए जा रहे हैं। ओके, ये याद रखना, बस ये 3 लिमिट्स हैं, और रेफरेंस टू वीओ का केस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। ओके, ये 3 ही लिमिट्स हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्डर रिवोक करने का। अब एक चीज सुनो यार, जब बैंक गारंटी दे वो अटैच करने का ऑर्डर दिया आपने, तो अटैचमेंट हटाने का तो ऑर्डर दे दो, तो ये अटैचमेंट रिवोक करने का भी ऑर्डर देगा। अब बैंक गारंटी दे दी तो फिर
दे दो, तुरंत दे दो, हाथ हाथ दे दो। नहीं, हाथ हाथ नहीं, बैंक गारंटी को वेरीफाई करेंगे, प्रूफ देंगे कि हाँ ये बैंक गारंटी एकदम सही है, तो उसके लिए 15 दिन चाहिए इनको। तो बैंक गारंटी जब मिलेगी उसके 15 दिन के बाद वो रिवोक करने का ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के बाद क्या हो सकता है अगले दिन दे दे, हो सकता है हाथ हाथ दे दे, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर तो देना होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 15 दिन के अंदर अंदर ये देना है, 30 दिन तो वीओ ही ले जाएगा, फिर तो भैया 30 दिन एक्सटेंड कर दो ना, 30 और 15 ऐड करके, अगर वीओ को दिया है, वीओ को रेफर किया गया है, तो बैंक गारंटी आने के बाद भी 45 डेज के अंदर अंदर रिवोक कर दिया जाएगा अटैचमेंट को। इसके बाद बोलता है कि अब एक चीज बताओ, ये क्यों ले रहे हैं, पर्पस क्या है? पर्पस है सिक्योरिटी। भाई ये सिक्योर्ड रहना चाहते हैं, है ना, तो ये सिक्योरिटी जब पर्पस है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने वाला एसएससी जो है वो पे नहीं करेगा या फिर वो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, रूल्स तोड़ेगा, तो उस केस में आपको सिक्योरिटी को यूज करना पड़ेगा। तो आप बैंक गारंटी इन्वोक कर लोगे, बैंक गारंटी इन्वोक करके पैसे ले लोगे, सामने वाला पैसे नहीं दे रहा तो तुम ले लोगे, यानी कि सामने वाला पे नहीं कर रहा है, जितना भी टाइम आपको ऑर्डर में दिया गया था उस टाइम में पे नहीं किया, तो हमें तो डर लग रहा है, हम एक काम करते हैं, छोड़ो भाड़ में जाए सब चीजें, हम पर बैंक गारंटी रखिए, हम बैंक गारंटी इन्वोक करके पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज बताओ, जब 15 दिन यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए बैंक गारंटी को दिए गए थे, जब नई बैंक गारंटी आई तो तब भी दिए गए थे, अब ये बैंक गारंटी एक्सपायर भी होती है, बैंक गारंटी कुछ 3 महीने के लिए मिलती है, 6 महीने के लिए मिल सकती है, 1 साल के लिए मिल सकती है, जितने के टाइम के लिए भी आपने बैंक से इश्यू कराई हो, अभी एक्सपायर भी होती है। तो मान लो जब बैंक गारंटी एक्सपायर होने वाली है, टैक्स अभी तक निकला ही नहीं है, टैक्स का कोई अता पता ही नहीं है कितना लगेगा टैक्स, है ना, तो बैंक गारंटी एक्सपायर हो जाएगी, हो सिक्योरिटी चली जाएगी, अब क्या करें? अरे सिक्योरिटी चली जाएगी, नहीं जाएगी, सुनो सुनो सुनो, एसएससी से बोलो ना, अरे भाई बैंक गारंटी रिन्यू करना, बैंक गारंटी रिन्यू कर, या फिर नई बैंक गारंटी ला के दे, ला दे, कितने टाइम पहले, कब तक चाहिए, जब ये एक्सपायर होगी, है ना, उसके अगले दिन से हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये कहते हैं कि हमें तो हर टाइम सिक्योर रहना है, तो ये बोलते हैं क्योंकि हमें 15 दिन लगते हैं एक बैंक गारंटी को प्रोसेस करने में, तो एसएससी तुम एक काम करो, जब ये बैंक गारंटी एक्सपायर हो रही है ना, जब भी एक्सपायर हो रही है उससे 15 दिन पहले हमें लाके दे दो यार, अगर 15 दिन पहले नहीं लाके दोगे तो हमें तो 15 दिन प्रोसेस करने में लग जाते हैं, तो हमें डर लगता रहेगा, हम सिक्योर नहीं रह पाएंगे, तो तुम एटलीस्ट 15 दिन पहले तो हमें लाके दे दो बैंक गारंटी नई वाली, या फिर इसी को ही रिन्यू करके दे दो। तो अगर वो फेल हो जाता है पे करने में, या फिर फेल हो जाता है रिन्यू करने में, या न्यू बैंक गारंटी देने में 15 दिन पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच बीजी, यानी कि पुरानी वाली बैंक गारंटी एक्सपायर होने के 15 दिन पहले वो नहीं दे पाता, यानी कि मान लो 31 मार्च को बैंक गारंटी एक्सपायर हो रही है और 15 तक वो ला देता है तो ठीक है, अगर 16 या उसके बाद ला रहा है तो 15 दिन से कम है, तो वो कहेगा कि अरे छोड़ो छोड़ो, हम तो बैंक गारंटी इन्वोक कर लेते हैं, हमें डर लग रहा है, ठीक है, तो ये बैंक गारंटी इन्वोक कर ली जाएगी। अब ये बैंक गारंटी इन्वोक हो गई, अब मान लो यहाँ पे इन्वोक हो गई है, अब फेलियर टू पे हुई है तो ठीक है, तो वो अमाउंट लो भाई, फेलियर टू पे हुई है तो पैसे लो और अपना अपने पास रख लो, मतलब डिपार्टमेंट के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि यहाँ तो टैक्स लेना था हमको। बट अगर अभी रिन्यूअल की वजह से आपने बैंक गारंटी इन्वोक करी है कि रिन्यू नहीं करा रहा, तो अभी तो टैक्स पता ही नहीं है कितना लगना है, अगर टैक्स ही नहीं पता कितना लगना है तो आप कितना पैसा अपने पास रखोगे, कितना एसएससी को वापस दोगे, कितने का क्या करोगे, कुछ नहीं पता। तो एडजस्टमेंट कैसे बोलता है, बोलता है जो एग्जिस्टिंग डिमांड है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ब्लॉक असेसमेंट में कि भाई एग्जिस्टिंग डिमांड को पहले आप इसमें फुलफिल कर लो, ओके ठीक है, एग्जिस्टिंग डिमांड रख लेंगे, उसके बाद बचे हुए पैसे का क्या करें, बचेगा तो ना पैसा, अभी तो बहुत सारा हमने बैंक गारंटी तो अच्छे खास अमाउंट के लिए रखी थी, उसमें से एग्जिस्टिंग वाली निकालने के बाद भी पैसा बचेगा जो कि हमें टैक्स में आगे चल के कलेक्ट करना है, तो क्या अभी एसएससी को वापस दे दे, बाद में वापस मांग लेंगे, अरे नहीं, सिक्योर्ड रहना है तो अपने पास ही रखो, कौन डिपार्टमेंट के अकाउंट में डाल दे, नहीं नहीं नहीं, क्या ये अपने अकाउंट में रख ले हैं, अरे नहीं अपने अकाउंट में नहीं रखोगे तो ये कहाँ जाएगा, देखो एग्जिस्टिंग डिमांड को एडजस्ट करोगे, और जो बैलेंस अमाउंट है ना, वो पीसीआईटी और सीआईटी जो हैं, जो एओ के सीनियर्स हैं, जो सीनियर एओ के भी सीनियर्स हैं, पीसीआईटी और सीआईटी, उनका पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट होता है। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट का मतलब एक अकाउंट बनता है, स्पेशल अकाउंट होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से ही बनवाया जाता है, लेकिन वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट होता है, डिपार्टमेंट का अकाउंट नहीं है, उसमें से डिपार्टमेंट पैसा नहीं निकाल सकता, ना ही ये लोग निकाल सकते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ पैसा तभी निकल सकता है जब उसी एसएससी का टैक्स डिटरमाइन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में ही पैसे निकल सकता है, और वरना नहीं निकल पाएगा। तो ये पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बनता है पीसीआईटी और सीआईटी का, उसमें डिपॉजिट कर दो। अभी कहाँ बनता है अकाउंट, ये बनता है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई में, एसबीआई में, या फिर आरबीआई और एसबीआई की कोई सब्सिडियरी हो गया उसमें, या फिर आरबीआई ने कोई बैंक अपॉइंट कर रखा होगा इस पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट को बनाने के लिए, सीआईटी सीआईटी के लिए, तो उस बैंक में भी आप बना सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ यार, एओ के पास एसएससी आया, कहता है कि सर मैं पक्का पक्का पैसे दे दूंगा, मेरी
ये बीजी भी रिलीज कर दो, इसका कमीशन जाता है, बीजी के भी पैसे जाते हैं, वो आता है कि सर इसका बहुत पैसा जा रहा है, मेरे फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, मैं तो लॉस में डूब जाऊंगा, प्लीज आप मेरी बीजी को रिलीज कर दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरे को तुम अटैच करने दो प्रॉपर्टी। तो कहता है सर नहीं, अटैच करने के लिए नहीं, आप मत करो अटैच, मेरे को उससे काम है प्रॉपर्टी, अभी तो मुझे इस मशीन को यूज करना है, इस एसेट को यूज करना है, मैंने बेच दी वो प्रॉपर्टी, मेरे को कुछ है नहीं अभी, लेकिन आपको मैं आश्वासन देता हूँ, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, पक्का 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 मैं टैक्स पे करूंगा करूंगा करूंगा। अगर एओ सेटिस्फाई हो जाए कि यस बीजी की आगे जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं बीजी रिलीज कर सकता हूँ, या तो ऐसे या फिर इस तरह से कि इसको लगता है खुद ही चलते ऐसे, मतलब खुद ही असेसमेंट करते हुए लगता है कि यार इतना तो अपना असेसमेंट बनेगा नहीं, इतना टैक्स तो दे ही देगा सामने वाला। पहले एओ को लग रहा था कि यार ये तो बहुत करोड़ों में जा रहा है, 3-4 करोड़ का टैक्स बनेगा, एओ नहीं, एसएससी नहीं दे पाएगा, तो मैं अटैच कर लेता हूँ। अटैच कर लिया, उसके अगेंस्ट में बीजी आ गई, अटैचमेंट छोड़ दिया, बीजी रख ली 3-4 करोड़ रुपए की। लेकिन जब असेसमेंट कर रहा है उसको पता 20 लाख का टैक्स बनेगा मुश्किल से, है ना, तो 20 लाख का टैक्स इतना तो दे देगा, तो अब बीजी की जरूरत नहीं है सिक्योर्ड रहने के लिए, तो वो क्या एओ क्या कर सकता है, क्योंकि एओ सेटिस्फाइड है, तो एओ बीजी रिलीज कर देगा। ओके, अब इसके बाद अपना टॉपिक जो आता है ये फेसलेस असेसमेंट, ये मैं कल के लेक्चर में पूरा खत्म करा दूंगा। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, बस इसलिए मैं अभी नहीं कवर कर रहा, लंबा हो जाएगा। टाइम लिमिट्स पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है, देखो असेसमेंट हुआ 143 के अंदर, वो कंप्लीट हो गया है असेसमेंट ईयर 23-24 का 16 जुलाई 2025 को। वैसे तो ये टाइम से बाद है, मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के, लेकिन वो नहीं हुआ, चलो छोड़ो, अब बोला गया है कि हो गया तो हो गया, ठीक है। आगे क्या है मेन मुद्दा, यहाँ पे बोलता है और उसके 6 महीने करीब बाद एक नोटिस आता है 148 का कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होगी। अच्छा, तो कुछ टाइम बाद फिर पेंडेंसी के दौरान एओ अटैच कर लेता है प्रॉपर्टी। ओ ये तो अटैचमेंट का है, ये तो ना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का है, ना ही 143 के स्क्रूटिनी नोटिस ऑर्डर वगैरह का, ये तो 281 बी के प्रोविजनल अटैचमेंट का क्वेश्चन है। ओ तो ये बोला किस सर्कमस्टेंस में एओ प्रोविजनली अटैच कर सकता है, तो यही चीज कि भाई आप अगर एओ को एओ का ओपिनियन ये है कि जरूरी है ऐसा अटैचमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो वो प्रायर अप्रूवल लेगा इन 8 लोगों का और फिर उसके बाद अटैच कर सकता है ना। फिर पूछता है कि पीरियड क्या रहेगा, पीरियड यहाँ पे देखा ना 6 महीने रहेंगे ऑर्डर से, और एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, कि ये पीरियड नहीं एक्सटेंड होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा वो 2 इयर्स या फिर 60 डेज आफ्टर असेसमेंट रीअसेसमेंट व्हिचएवर इज लेटर। ओके, ये भी अभी पढ़ा था। इसके बाद अटैचमेंट रिवोक करेगा एओ, तो क्यों और कैसे। अगर अटैचमेंट रिवोक करना है तो बैंक गारंटी देनी पड़ेगी एक शेड्यूल बैंक से, जो कि मिनिमम अमाउंट उसका होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड, या फिर जो भी अमाउंट सफिशिएंट होगा प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। बस क्वेश्चन खत्म, सिंपल, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन था। इसके बाद आता है अपना ये क्वेश्चन कि इसमें क्या बोलता है, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो ही नहीं सकती जब तक प्रॉपर नोटिस सर्व ना कर दिया हो। सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकती, नोटिस तो सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू करोगे। तो एक बात बताओ, ये जो नोटिस की बात करी गई है, इसके प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या है, कि ऐसा नोटिस देना है, कैसे देना है। तो ये बोलता है नोटिस या तो पोस्ट से दे दो या कोरियर सर्विस से दे दो, या फिर कोई भी मैनर जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बोला गया है, या फिर ई रिकॉर्ड की बात है तो ईमेल वगैरह कर दो, है ना, या फिर कोई भी अदर मींस जो कि सीबीडीटी प्रोवाइड करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, पर इतना खास है नहीं वैसे ही, बट था तो भाई मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, क्वेश्चन बैंक में कुछ नहीं छोड़ा है, और ये क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया है। और आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे, आज टाइम लिमिट्स का टॉपिक है बस आज, और कल भी जो टॉपिक होगा फेसलेस असेसमेंट का, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट वो आप देखना जरूर, पढ़ लेना, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट इतनी आसानी से समझ में आता नहीं है। मैंने इतने बढ़िया चार्ट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 पेज में, 1.5 पेज भी ऐसे देखो, ये रहा, यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है, और ये आधा पेज ऐसे 1.5 पेज। मैं अपने पेज की बात करूं, जैसे मैं 2 in 1 कर देता हूँ, तो उस हिसाब से तो एक पेज भी पूरा नहीं बैठ रहा है, इतने में मैंने फेसलेस असेसमेंट का पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, टाइम लिमिट ना मैक्सिमम आपके लिए रिवीजन ही है, सच्ची बता रहा हूँ, रिवीजन ही है। अगर आप ये स्किप भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर लो रिवीजन, क्या दिक्कत है। हाँ एक चीज नहीं है, मत करो मत करो, स्किप मत करो, है ना। एक चीज है नहीं, अभी सुन ला। देखो टाइम लिमिट क्या है, एक एक्सपायरी डेट देता है कि एओ मैक्सिमम तब तक ऑर्डर पास कर सकता है, अगर उसने ऑर्डर पास उसके बाद किया तो फिर वॉइड अब इनिशियो मान लिया जाएगा, यानी कि असेसमेंट को ही इनवैलिड बोल देंगे, अब असेसमेंट नहीं हो सकता। रेगुलर असेसमेंट के केस में हमने देखा 143 या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो 144 में होता है कि 12 मंथ्स मिलते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एग्जांपल आप पढ़ लोगे, और अगर आईटीआरयू फाइल करी जाती है तो 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसमें भी आईटीआरयू फाइल करी गई थी, उसके बाद उसके एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल ईयर से 12 मंथ्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रीअसेसमेंट में हमने देखा 147 में, या फिर नोटिस आता है 148 ए 148 का, या और 149 में एट लिमिट्स दे रखी हैं सारी की सारी। 149 सेक्शन क्या बोलता है कि अगर 148 ए का नोटिस देना है तो पड़ा था 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर अगर इनकम एस्केपिंग जो है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, इक्वल टू और मोर देन 50 लाख है, तो उस केस में 5 साल हो जाएगा, और
148 के नोटिस के लिए एक्स्ट्रा 3 महीने दिए जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे फिट केस है या नहीं है और रिटर्न मंगानी चाहिए या नहीं मंगानी चाहिए। तो 148 में 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 3 साल 3 महीने दिए जाएंगे फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर इनकम स्टेपिंग 50 लाख से ऊपर है तो 5 साल 3 महीने दिए जाएंगे। और अगर 147 का नोटिस की बात करी जाए तो वो भी देखा था 12 मंथ्स के अंदर अंदर देना होगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी 148 का नोटिस सर्व किया गया था ये वाला। ठीक है, ये यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ही रिवीजन ही था। इसके बाद फ्रेश असेसमेंट, ये नया टॉपिक है, अभी कराता हूँ, 2 मिनट दो, अभी थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं ना। ब्लॉक असेसमेंट में क्या बोलता है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर करना फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। अरे सॉरी, यहाँ पे ना मंथ नहीं, अभी अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पे रह गया अमेंडमेंट करना। अब ये एंड ऑफ क्वार्टर हो गया है, फिलहाल अब ये एंड ऑफ क्वार्टर हो गया है। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर जब भी रेड कंडक्ट थी, यानी कि वो लास्ट डेट ऑफ ऑथराइजेशन दो था, उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 12 मंथ्स के अंदर अंदर ब्लॉक असेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद बोलता है यहाँ पे, अगर रेफरेंस दिया गया था टीपीओ को तो फिर क्या होता है, एक्सटेंड कर दी जाती है टाइम लिमिट 12 मंथ से, ये भी हमने पढ़ा था। अब ये वाला टॉपिक भी आपका लिए नया है। ओके, तो 3 और 6 को मैं कंबाइन करके एक साथ पढ़ाऊंगा। इसमें क्या बोलता है, 3 में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे 3 में क्या है, ये थर्ड वाले में फ्रेश असेसमेंट। क्या होता है ये, अब मान लो एक एओ ने ऑर्डर दिया, डिमांड ऑर्डर दिया, अब उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर दिया, चाहे वो अपील आईटेट में की रही हो, चाहे वो अपील किसी के सीआईटी के पास करी हो, चाहे जेसी के पास करी, चाहे वो अपील हाई कोर्ट में करी, कहीं भी करी हो। अब मान लो ये अपील करता है ना, एसएससी ने अपील किया, अब जो वहां पे जज बैठा है उसने देखा, वो ऑर्डर देखा, देखता है हाँ, अरे क्या ऑर्डर दे दिया है ये, क्या है ये, वो ये को डांटेगा, पताड़ेगा, कहेगा कि भाई कैसा ऑर्डर है, मैं कैंसिल करता हूँ, इस पूरे ऑर्डर को फाड़ फेंक दूंगा, अच्छा 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 फाड़ दूंगा, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा, सेट असाइड कर दिया, एकदम साइड कर दिया, उसने कहा हटाओ इस ऑर्डर को, एओ नया असेसमेंट करके लाओ, एकदम फ्रेश असेसमेंट, नया का नया, शुरू से काम को नया करके दो। ठीक है, ये ऑर्डर आ सकता है इन सेक्शंस के अंडर में, ये अपील रिवीजन वाले में आपको समझ में आ जाएगा। अब देख चीज देखो, जब भी असेसमेंट की बात आई, मैंने कल भी बताया था, जब भी असेसमेंट की बात आई तो 12 मंथ्स दिए जा रहे हैं ना एओ को, यहाँ भी वही है, यहाँ भी अगर फ्रेश असेसमेंट की बात है तो काम बढ़ गया एओ का, अगर काम है तो फिर 12 मंथ्स दिए जाएंगे असेसमेंट के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे भी। और ये कब दिए जाएंगे, जब भी ऐसा ऑर्डर आया फ्रेश असेसमेंट करने का, तो जब भी वो ऑर्डर रिसीव होगा एओ को, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 12 महीने तक उसको टाइम लिमिट दे दी जाएगी। इसके बाद एक चीज बताओ, अगर ऑर्डर आया, एक तो आ गया कि सेटिस्फाइड किया, अब एक केस में क्या होगा, जज देखेगा, वो कहेगा ठीक है गड़बड़ है, बट मतलब थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, वो कहता है ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, बस इतना 2-3 चीजें चेंज कर दो और ऑर्डर पक्का करके एसएससी को भेज दो। अब एसएससी तुम्हें नए ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं अभी इसको, उसके उसको इफेक्ट देके जो एओ नया डिमांड ऑर्डर देगा, उसके केस में उस डिमांड ऑर्डर पे एसएससी को पे करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई इफेक्ट देना होगा अपने डिमांड ऑर्डर पे एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो ये इफेक्ट देने के लिए कितना टाइम मिलेगा। अब एक चीज बताओ, पूरा असेसमेंट नया नहीं करना यहाँ पे, तो 12 महीने का क्या करेगा एओ, कुछ नहीं। तो इसको कम टाइम दिया जाएगा, 12 महीने नहीं 3 महीने दिए जाएंगे सिर्फ। अगर कोई स्टैंडर्ड केस, इसलिए मैं बताता हूँ, अगर कोई ऑर्डर आता है जिसमें आप उसको उसका इफेक्ट देना है अपने डिमांड ऑर्डर में, और ये ऑर्डर जो है फ्रेश असेसमेंट का नहीं है, क्योंकि फ्रेश असेसमेंट हमने ऊपर देख लिया। तो ऐसे ऑर्डर के केस में 3 महीने दिए जाएंगे फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जब ऑर्डर रिसीव हुआ था। ठीक है, जब भी ऑर्डर रिसीव हुआ था उसके एंड ऑफ मंथ से 3 महीने यहाँ पे दिए जाएंगे, मैंने बता दिया। अच्छा चीज हो, तो 3 महीने में नहीं हुआ तो 6 महीने का मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल है, 6 महीने का एक्सटेंशन पॉसिबल है। ओ 3 महीने प्लस 6 महीने 9 महीने तक मिल सकता है, वाओ यस मिल सकते हैं। अब एक चीज देखो, मान लो स्टैंडर्ड केस किसका था, ये केस था एक फर्म का, फर्म की इनकम को कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया, जो भी चीज है, फर्म की इनकम को चेंज कर दिया गया। अगर फर्म की इनकम चेंज कर दी गई है तो पार्टनर की आईटीआर पे भी इफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। अगर इस आपको, आपने पीजीबी पढ़ा होगा तो सेक्शन 40 बी याद होगा, या फिर अगर नहीं भी होगा तो अभी आप सर्च कर लोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि फर्म की इनकम की चेंज की वजह से पार्टनर की आईटीआर में भी अंतर आ सकता है और पार्टनर का असेसमेंट भी चेंज हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, अब स्टैंडर्ड केस तो हो गया, मान लो फर्म की आईटीआर, अब फर्म की आईटीआर में चेंज करने के लिए तो 3 महीने मिल जाएंगे और मैक्सिमम 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन फर्म की आईटीआर की वजह से, फर्म के चेंज की वजह से पार्टनर का भी असेसमेंट दोबारा करना पड़ेगा, या पार्टनर का तो असेसमेंट किया ही नहीं, या किया भी है तो वो तो पहले खत्म कर दिया, पार्टनर के लिए तो फ्रेश असेसमेंट हो गया ना काइंड ऑफ। तो कॉन्सिक्वेंशियल केस में क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशियली पार्टनर का असेसमेंट हो रहा है। तो अगर कोई असेसमेंट किसी ऐसे पर्सन या पार्टनर का हो रहा है जो कि कॉन्सिक्वेंस है किसी अदर ऑर्डर की वजह से, यानी पुराने ऑर्डर की वजह से किसी दूसरे पर्सन के असेसमेंट में भी चेंज होता है, तो उसको कॉन्सिक्वेंशियल केस बोलेंगे। और जो दूसरा पर्सन है उसके लिए यहाँ पे वापस से 12 मंथ्स की ही बात की जाएगी, जैसे कि पहले करी गई थी फ्रेश असेसमेंट में, और बाकी असेसमेंट में चल रहा है 12 मंथ्स ही दिए जाएंगे फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जब भी रेलेवेंट ऑर्डर पास हुआ था। बस एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो 12 मंथ्स दिए गए हैं वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिए जाते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ मंथ से 12 मंथ्स दिए गए हैं कॉन्सिक्वेंशियल केस में। ठीक है,
अब इसके बाद एक चीज देखो, ये वाले एरिया जो है, ये देखो नीचे के जो टेबल में चीज टाइम लिमिट्स है, ये एक्सक्लूड कर दी जाएंगी ओरिजिनल टाइम लिमिट से। केसेस जो है, ये कौन से केसेस हैं, कहां से कहां तक टाइम है, ये मैं बताऊं, मैंने आपको सिखा रखा है। कहां पे सिखाया है? आपने तो कभी नहीं सिखाया है, यहाँ तो आए नहीं, ये टेबल तो कभी नहीं पढ़ा, टेबल नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज बताओ, ब्लॉक असेसमेंट के टाइम लिमिट्स में ये चार्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि ये एक्सटेंशंस हैं? इतने सारे पढ़ाए थे मैंने, इतने सारी एक्सटेंशंस पढ़ाई थी आपको, तो यही सारी एक्सटेंशंस नीचे दे रखी हैं। बस अंतर यही है, यहाँ पे लिख दिया था ना, तो यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट की एक्सटेंशन समझाने के लिए तो लिख दिया था, बट ऐसा लग सकता है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक असेसमेंट के लिए होता होगा, बट ऐसा नहीं है, ये जनरल है, तो इसलिए इसको यहाँ पे भी लिख दिया। और तो और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, वो वाला फॉर्म में नहीं समझ में आया था तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक बार इसको रीड करना, सेम टू सेम रिपीट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये बस एक बार टेबल पढ़ लो, वरना नहीं भी पढ़ोगे तो वो अगर आपको समझ में आ गया था तो वैसी चीज बस ध्यान रखना, सिर्फ ब्लॉक असेसमेंट के लिए वो एक्सक्लूजन नहीं है, ये एक्सक्लूजन हर टाइप के असेसमेंट के लिए, हर टाइप के योग्य एक्शन के लिए, ठीक है। अब हाँ, नई चीज ये है, क्या बोलता है कि अगर आपका रिमेनिंग टाइम 60 दिन से कम है तो एक्सटेंड हो जाएगा 60 दिन। क्या बोल रहा है, एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ही समझ आएगा। अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट का टाइम लिमिट जो है वो 31 मार्च 2025 को खत्म होना था, यानी कि असेसमेंट की टाइम लिमिट इतना ही था, और कोर्ट का स्टे इससे 10-11 दिन पहले यानी कि 20 मार्च को आया है 2025, अगर इतनी पहले आया यार, ये तो बहुत ही हद हो गई ना, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया यार कि अभी 10-11 दिन में मैं अभी नोटिस दे ही देता, मैं ऑर्डर दे ही देता, कोर्ट का स्टे आ गया। अगर ऐसा होता है और फिर कोर्ट का स्टे रिलीज कब होएगा, कोर्ट का स्टे रिलीज हुआ मान लो 1 जुलाई 2025, तो यार टाइम लिमिट तो खत्म हो गई, अब कैसे ऑर्डर दे? तो बताया था ना, कोर्ट का जो स्टे का पीरियड होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये पीरियड जो है 20 मार्च से लेके यहाँ तक एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और इसको टाइम कितना मिल जाएगा, अभी 11 दिन ही तो बचे थे, 20 दिन के बाद, 20 तारीख के बाद 31 तक तो 11 दिन मिल गए, कर दें ऑर्डर पास। यार पागल हो क्या, एकदम 11 दिन में कैसे काम हो जाएगा, ये कैसे करेगा, ये तो सरकारी बाबू है वैसे भी, 11 दिन में किसी सरकारी बाबू से कुछ काम हो रहा है जब तक घूस ना मिले, हैं 11 दिन, ओ सिर्फ 11 दिन बचे हैं, तो नहीं 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 यार, ये 11 दिन 60 दिन से कम है ना, जो भी रिमेनिंग टाइम है वो 60 दिन से कम है अगर, तो रिमेनिंग टाइम को 60 दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा मिनिमम 60 दिन तो दे दो यार, ये को इनसे काम नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो ये बोलता है कि अगर रिमेनिंग टाइम आफ्टर एक्सक्लूडिंग वगैरह ये 60 दिन से भी कम होता है, तो डेडलाइन जो है आपकी वो 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। 60 11 दिन के बाद 60 दिन नहीं, 60 दिन प्लस नहीं करेंगे, यानी टोटल 71 डेज नहीं देंगे, यहाँ पे 11 दिन को काट के 60 डेज कर दिया जाएगा, ये बात है, ओके। नो टाइम बार रूल, ये भी मैं समझा चुका हूँ। कब 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 समझा देते हो, ये समझ में नहीं आता, कब समझा के बैठ जाते हो, अरे ये मैंने यहाँ समझाया था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में, यहाँ पे मैंने समझाया था ना, ट्राइब्यूनल और कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर आते हैं, और टाइम लिमिट्स के बारे में बताया था कि कुछ केसेस में टाइम लिमिट देखी ही नहीं जाएगी, वो मैंने कल ही समझाया है ये। अच्छा ये वही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही है। यहाँ पे क्या बोलता है, पढ़ लो एक बार चलो, कि इनकम अगर शिफ्ट कर दी जाए ईयर्स और पर्सन के बीच में अपीलिएट अथॉरिटी से, तो फिर एओ को टाइम लिमिट्स देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि देखो इनकम अगर शिफ्ट होती है असेसमेंट ईयर में, मान लो एक इनकम शिफ्ट एक्सक्लूड कर दी गई ईयर ए से और ईयर बी में, ईयर ए का तो आपका ऑर्डर चल ही रहा था, मतलब कोर्ट का केस चल ही रहा था, और उस इनकम को उठा के ईयर बी में डाल दिया, तो अब ईयर ए से तो हटा दोगे, ईयर बी में प्लस करने के लिए उसका टाइम लिमिट भी तो होनी चाहिए, तो ये बोलता है कि यहाँ पे ये सेक्शन अलाउ कर देता है कि ईयर बी का भी असेसमेंट हो जाएगा किसी भी टाइम, चाहे टाइम रीअसेसमेंट असेसमेंट का निकल गया हो, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है। और इस केस में क्या बोलता है, पर्सन के शिफ्ट हुआ, पर्सन एक्स का असेसमेंट चल रहा था, एक्स से तो निकाल दिया इनकम और वाई में डाल दी, वाई के इनकम में, अब वाई की इनकम में अगर ऐड कर दिया तो वाई का तो असेसमेंट का टाइम निकल गया जब तक ऑर्डर आया कोर्ट का, तो यही बोलता है कि वापस से यस अभी भी एओ वाई का असेसमेंट दोबारा कर सकता है एज पर ऑर्डर, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस थी, उसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ यहाँ पे, क्या क्या थी लिमिटेशंस, वही थी कल समझाया था वो भी, बट एक बार रीड करवा रहा हूँ बस, क्या रीओपनिंग कब अलाउ करी जाएगी, जैसे मान लो एओ ने असेस करी थी असेसमेंट ईयर 22-23 की कोई इनकम, और उसको असेसमेंट कर दिया 2024 में, टाइम में है बिल्कुल सही है। अब आईटेट के पास चला गया असेसी, आईटेट ने 2027 में ऑर्डर दिया कि यार ये इनकम 22-23 की नहीं, ये असेसमेंट 21-22 की है, ओ तो अब 22-23 में तो हटा दो, चलो ठीक है हटा दिया, लेकिन 21-22 का तो असेसमेंट दोबारा खोलना पड़ेगा ना, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, क्या ही कर सकता है यार, 2027 तक तो इसके 5 साल भी निकल गए, अब जब इतना टाइम निकल गया तो अब तो ये कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे यही सेक्शन बोलता है, सेक्शन 150 क्या बोलता है, ये तो कर सकता है, कैन रीओपन, क्योंकि जब 2024 में ऑर्डर आया था, तो 2024 में जब ओरिजिनल ऑर्डर आया था जिसके अगेंस्ट में अपील करी गई थी, तो वो 2024 में तो 2021-22 के असेसमेंट ईयर का भी ऑर्डर रीअसेस करा जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे ये ओपन किया जा सकता था, तो आज भी इसको रीओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉट अलाउड में भी यही है, सिमिलर केस में 22-23 का ही केस हुआ, आईटेट के पास गया, आईटेट यहाँ पे 20-21 के लिए नहीं बोलता है, पिछले वाले में तो 20-21 बोला, वो एक असेसमेंट 21-22 बोला, यहाँ पे बोलता है असेसमेंट ईयर 10-11, ओ ये तो 12-15 साल पहले पहुंच गया,
अब असेसमेंट ईयर 10-11 का रीअसेसमेंट हो सकता है क्या? अच्छा, उसके लिए एक चीज देखेंगे, क्या असेसमेंट ईयर 10-11 का जो असेसमेंट ईयर 10-11 का जो रीअसेसमेंट था, क्या वो 2024 में जब ओरिजिनल ऑर्डर आया था तब रीअसेस हो सकता था? भाई 14 साल बाद, 13-14 साल बाद, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता था। अगर ओरिजिनल ऑर्डर के टाइम पे नहीं हो सकता था, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो रीअसेस नहीं किया जाएगा, वो रीओपन नहीं होएगा केस, यही यहाँ पे बोलता है। इस ओके, ये आप रीड कर लोगे एग्जांपल, ये मैंने कल भी समझा दिया था पूरा सही से, आज और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक भी मैं पहले समझा चुका, इसलिए मत बोलना नहीं समझाया, ये मैंने समझाया है ये वाला पूरा-पूरा। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका फेसलेस असेसमेंट बचता है। कल का लेक्चर लिटरली बता रहा हूँ आधे घंटे का भी नहीं होगा। अब आपका टॉपिक कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक देखो पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा असेसमेंट प्रोसीजर पूरा हो गया है। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, इसके बाद हो सके तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, ठीक है? और चाहो तो एक शॉर्ट रिवीजन, या फिर इस बार नहीं, नेक्स्ट रिवीजन जब भी करोगे अपना, ऑब्वियसली रिवीजन तो करोगे ना एग्जाम से पहले, तो नेक्स्ट रिवीजन जब भी करोगे तो उसके लिए आपको फास्ट रिवीजन भी तो चाहिए होंगे इन नोट्स के। ये तो बहुत स्लो है यार, मतलब ये फर्स्ट टाइम के लिए है, फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए है सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको उसके बाद रिवाइज करना है तो आपको 2 टू 3 आवर्स में इस पूरे चैप्टर को खत्म करना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। तो अगर इतनी जल्दी आपको खत्म करना है, आपको रिवीजन चाहिए, कमेंट में जरा बता दीजिए। ओके, बाय बाय।